आज सुनिए बंगला के प्रख्यात कथाकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी कलकत्ता 85। विमल मित्र जी जितने लोकप्रिय बंगाल में थे, उससे कहीं ज़्यादा लोकप्रिय अपने हिंदी पाठकों में थे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सुनिए आज उनकी लिखी हुई कहानी कलकत्ता 85। बहुत पुरानी बात है, 1940 ईस्वी की। 1940 ईस्वी की 10वीं मई की। जर्मनी के साथ हॉलैंड की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हॉलैंड एक गरीब देश, जर्मनी सरीखे बलवान राष्ट्र के साथ लोहा ले सकने लायक साज सामानों और हथियारों से रहित। फिर भी लड़ाई तो लड़नी होगी। लड़ाई में हार जाने पर काम नहीं चलेगा। और फिर यदि लड़ाई में हॉलैंड पराजित हो जाए तो फिर क्या दुनिया हॉलैंड वासियों के देश प्रेम पर उंगली नहीं उठाएगी? क्या होगा उनकी प्रिय मातृभूमि का? मातृभूमि का अपमान तो पूरे देशवासियों का अपमान होता है। देखते ही देखते छोटे से देश हॉलैंड के चप्पे चप्पे में लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने पहले सपने में भी नहीं सोचा था कि जर्मनी सरीखा पराक्रमी राष्ट्र उनकी मातृभूमि पर हमला बोल देगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लोभ नहीं होता, उसका वैभव विलास नहीं होता, उसका पाप नहीं होता, और ना ही होता है उसका बेहिसाबीपन। नहीं, इनमें से कोई भी आदमी का दुश्मन नहीं होता। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आदमी ही। जर्मनी में आपस में जितनी दुश्मनी रही है, उतनी दुश्मनी उनके साथ रूस, अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन ने कभी नहीं निभाई। रातों रात हॉलैंड के शीर्षस्थ सैन्य अधिकारियों ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई। एक जनरल ने उस मीटिंग में खड़े होकर कहा, जर्मनी की ताकत के साथ हमारा क्या मुकाबला? उसके साथ हम किसी बूते पर लड़ाई लड़ेंगे? उस जनरल के सुर में सुर मिलाते हुए एक और जनरल ने कहा, हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग जर्मनी के साथ संधि कर लें। ऐसा नहीं करने पर मटिया मेट हो जाएंगे। उस मीटिंग में और भी बहुत से लोग शामिल थे। सबों के सिर पर मानो नंगी तलवार लटक रही थी। किसी भी क्षण हॉलैंड जर्मनी की मुट्ठी में जा सकता था। बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करना फिजूल था। सीमा पर बसे लोग घर बार छोड़कर जहाँ तहाँ भाग रहे थे। सारे देश के लोग भयभीत और आतंकग्रस्त थे। किसी भी क्षण लोगों की स्वाभाविक जीवन यात्रा छिन्न भिन्न हो जा सकती थी। हठात वज्र के समान कड़कती हुई एक आवाज़ गूंज उठी, खामोश। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अकस्मात बिजली गिर पड़ी हो। जिस ओर से वो कड़कती हुई आवाज़ आई थी, सबों की आंखें उसी ओर केंद्रित हो उठीं। हॉलैंड के कमांडर इन चीफ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या आप लोग अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन का बलिदान करने को प्रस्तुत हैं? कमांडर इन चीफ का एक एक शब्द सभा कक्ष के कोने कोने में गूंजने लगा। आप लोग बताइए, क्या आप अपने प्राणों की कुर्बानी देंगे? और अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते तो मैं आप सबों को इसी वक्त डिस्चार्ज कर दूंगा। मैं आप लोगों की जगह ऐसे नए अफसरों को बहाल करूंगा जो देश के लिए बलिवेदी पर जाने के लिए अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। बताइए, आप जीवन का बलिदान दे सकते हैं या नहीं? मैं सिर्फ एक ही जवाब सुनना चाहता हूँ, हाँ या नहीं। कमांडर इन चीफ के हुक्म को न मानने की हिम्मत भला किसमें थी? सबों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ। तो आप अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं? जी हाँ, हम लोग तैयार हैं। और साथ ही मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। मानव इतिहास में वो दिन एक चरम भयावह युद्ध की सूचना का दिन था। रणवाद्यों के तुमुल घोष से आकाश गूंज उठा। आदमी को अपने लोभ का त्याग करना होगा, वैभव विलास का त्याग करना होगा, पाप का त्याग करना होगा, और साथ ही साथ त्याग करना होगा अपने बहुमूल्य जीवन का। और सचमुच उस दिन हॉलैंड वासियों में प्राणों की बाजी लगाने की होड़ लग गई। लेकिन इसी बीच और एक विपत्ति अकस्मात ही आ पड़ी। ये नई विपत्ति भी कम भयावह नहीं थी। एक दिन अचानक समूचा हॉलैंड एक दुर्भेद्य अंधेरे में डूब गया। समूचे हॉलैंड में रोशनी नहीं, पंखे नहीं, पानी नहीं। कल कारखाने अचल हो गए। ऐसा लगा कि मानो हॉलैंड के सारे कार्यकलाप ही थम गए हों, रुक गए हों। किसने किया है ऐसा सर्वनाश? ये कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई तो नहीं? किसी की देशद्रोहिता तो नहीं? उस दिन हॉलैंड की महारानी के राज्य में चारों ओर भीषण हो हल्ला मच गया। अपराधी को ढूंढ निकालने के लिए लोग मुस्तैदी के साथ जुट गए। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके मूल में कौन है? उसे गिरफ्तार करना होगा।
गिरफ्तार करके उसे जेल की काल कोठरी में ठूस देना होगा और उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर झुला देना होगा। दुर्घटना के साथ साथ ही खोजबीन शुरू हो गई। इस विपत्ति का मूल कारण ढूंढ निकालने के लिए महारानी की पुलिस, मिलिट्री और जासूस सभी ने दिन रात एक कर दिया। हुक्म जारी किया गया कि किसी भी तरह अपराधी को गिरफ्तार करना ही होगा, और फिर यदि अपराधी को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो कम से कम पावर हाउस की मशीन में आवश्यक मरम्मत कर काम तो चालू करना ही होगा। हमें रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। जर्मनी के हिटलर के साथ हम अपने शरीर के आखिरी रक्त बिंदु तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब हम बाहरी दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी में लगे हुए हैं तो फिर हमारे देश के भीतर भी भला किस गद्दार ने अपनी गद्दारी का परिचय दिया है। मैंने पूछा, उसके बाद? सुकुमार बाबू के सामने बैठा बैठा मैं अब तक उनकी सारी बातें सुन रहा था। सुकुमार बाबू यानी सुकुमार रंजन सरकार, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति। लाखों लाख छात्र उनके हाथों सुयोग्य नागरिक बनकर समाज में सुप्रतिष्ठित हो चुके थे। मैं भी उनका एक प्रिय छात्र रह चुका हूँ। इस बार हठात कलकत्ता आने पर जब खबर मिली कि वे एक दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं, तब मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए अस्पताल चला आया। अस्पताल आने पर मैंने दुर्घटना का जो ब्यौरा सुना वो बड़ा ही मर्मांतक था। सुकुमार बाबू वृद्ध हो चले थे। डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार वे सुबह शाम घूमने के लिए निकला करते थे। सुबह तो वे लेक की तरफ चले जाया करते थे, लेकिन शाम को अपने मोहल्ले के फुटपाथ पर ही टहलना उन्हें पसंद था। उस दिन शाम को वे घूमने के लिए निकले ही थे, उसी समय एक घातक दुर्घटना हो गई। घर से जब वे टहलने के लिए निकले थे तब उन्होंने पल भर के लिए भी नहीं सोचा होगा कि वे दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। वे टहलने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर तक जाने के बाद ही, जैसा कि कलकत्ता में अक्सर होता है, हठात बिना किसी पूर्व सूचना के लोड शेडिंग हो गई, यानी बिजली गुल। लाचार होकर उस अंधेरे में ही सुकुमार बाबू घर की तरफ लौटने लगे। लेकिन भला ये किसे मालूम था कि उसी राह में अदृश्य मृत्यु का फंदा पड़ा हुआ था। सामने एक मैन होल था। मैन होल के ढक्कन को न जाने कब किसी ने चुपचाप चुरा लिया था। कलकत्ता में मैन होल के ढक्कनों की चोरी कोई नई बात नहीं। सुकुमार बाबू उस मैन होल में गिर पड़े, एक बार की 10 फीट गहरे गड्ढे में। वे किसी को सहायता के लिए पुकारते, इसका भी कोई उपाय न था। सारी रात वे उसी मैन होल के भीतर बेहोश पड़े रहे। दूसरे दिन सुबह पुलिस के एक कांस्टेबल की नज़र उन पर पड़ी। सुकुमार बाबू को उस हालत में देख उसने झटपट उन्हें मैन होल से बाहर निकाला और एक अस्पताल में दाखिल करा दिया। मैं जब ये सारी खबरें सुनकर उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गया, तब तक उस दुर्घटना को हुए 1 महीना बीत चुका था। मैंने देखा कि सुकुमार बाबू अस्पताल के बेड पर पड़े थे। उनके हाथों पर, पैरों पर और मस्तक पर पट्टियां बंधी हुई थीं। मुझे देखकर संभवतः उन्हें सांत्वना मिली। वे आनंदित हुए। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सर, मैं तो कहता हूँ कि आपको मुकदमा कर देना चाहिए। सुकुमार बाबू हंसने लगे थे, लेकिन दरअसल सुकुमार बाबू उस वक्त हंस रहे थे या रो रहे थे, यह मैं समझ ही नहीं पाया। उन्होंने पूछा, मुकदमा? लेकिन किसके विरुद्ध मुकदमा करूँगा, ये तो बताओ। मैंने कहा, क्यों? सरकार के विरुद्ध, कलकत्ता कॉरपोरेशन के विरुद्ध। सुकुमार बाबू मेरी बातें सुनकर कुछ क्षणों के लिए चुप रहे। संभवतः बातचीत करने में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी उन्होंने मुझसे कहा, एक कहानी सुनोगे विमल? मैंने पूछा, कैसी कहानी? सुकुमार बाबू बोले, इतिहास की एक कहानी। ये कहकर वे 1940 ईस्वी की 10वीं मई की उपर्युक्त कहानी सुनाने लगे थे। सुकुमार बाबू बोले, उसी हॉलैंड के ऊपर जर्मनी की सेना बम, बंदूक और राइफल के साथ धावा बोलने ही वाली थी। फिर उन्होंने पूरे हॉलैंड में रोशनी बंद होने की, हवा बंद होने की और पानी बंद होने की कहानी सुनाई। उसके बाद कहानी सुनाते सुनाते हठात सुकुमार बाबू रुक गए। वे कुछ पलों के लिए सुस्ताने लगे। मैंने फिर पूछा, उसके बाद क्या हुआ सर? सुकुमार बाबू आगे की कहानी सुनाने लगे। उसके बाद हठात रोशनी और हवा पानी बंद होने की वजह पकड़ में आ गई। ये पाया गया कि हॉलैंड के शत्रु लाखों की तादाद में नहीं थे, हजारों की तादाद में नहीं थे, यहाँ तक कि 150 या 10 गांवों की संख्या में भी नहीं थे।
हॉलैंड जैसे देश का शत्रु था सिर्फ एक ही। हॉलैंड के पावर हाउस की एक मशीन न जाने कैसे खराब हो गई थी, और छोटी सी मशीन के बिगड़ जाने का कारण था एक छोटा सा स्क्रू, और वो स्क्रू न जाने कैसे ढीला पड़ गया था। उसके बाद सुकुमार बाबू फिर पल भर के लिए रुके। तत्पश्चात उन्होंने फिर कहना शुरू किया, तुम मुकदमे की बात कर रहे हो, किंतु अगर मैं मुकदमा करूँगा तो मुझे सबों के खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि यह पाप मेरा भी है, हम सभी लोगों का है। किसके पाप के लिए हम किसे कसूरवार ठहराएंगे? यहाँ कलकत्ता में पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, जुलूसों से रास्ते जाम रहते हैं, बस ट्राम में लोग झूल रहे हैं, फुटपाथों पर हॉकरों ने कब्जा जमा रखा है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ही खुद नहीं रह गई है। सरकार भी हड़तालों का आह्वान करती है। थोड़ी सी बारिश होने पर ही सड़कों पर नावें चलने लगती हैं। उफ, ये शहर है या नरक? बोलो विमल, तुम ही बोलो। आखिर इन सबों के लिए हम किसे कसूरवार ठहराएंगे? देखो, हम लोगों का दुश्मन अमेरिका है नहीं, रूस नहीं है, हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, सिख, पंजाबी, असामी और बंगाली, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन तो सिर्फ एक ही है। कौन है वो दुश्मन? हमारे देश के पावर हाउस का एक स्क्रू ना जाने कैसे ढीला हो गया है। हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के देश के निवासियों का वही स्क्रू कस देने पर हम लोग फिर से रोशनी पाएंगे, हवा पाएंगे, पानी पाएंगे। आखिर वो चीज़ क्या है सर? सुकुमार बाबू बोले, वो चीज़ है चरित्र। चरित्र एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन सच तो ये है कि चरित्र की तरह बड़ी चीज़ भी संभवतः कोई दूसरी नहीं। आज उसी चरित्र को हम खो बैठे हैं। कहते कहते सुकुमार बाबू चुप हो गए। उनकी बूढ़ी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो रुदन यंत्रणा का था या क्षोभ का, या आत्मग्लानि का, या क्रोध का, ये मैं नहीं समझ पाया। उसके बाद डॉक्टर के निर्देश के अनुसार हम लोग सभी वहाँ से बाहर निकल आए। हम सबों की आंखें भी नम हो आई थीं। और उसके बाद वाले दिन ही सुकुमार बाबू इस दुनिया से कूच कर गए। देश के बारे में सोचने वाले और देशवासियों के भले बुरे की चिंता करने वाले आखिरी इंसान को हमने सदा सर्वदा के लिए खो दिया। अब तक एक चरित्रवान व्यक्ति बचा हुआ था, उसे भी हमने फुटपाथ पर बने मैनहोल के गड्ढे में ढकेल कर मार डाला। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी कलकत्ता 85, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र देखने, समझने और परखने के लिए मजबूर करती है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।